हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करते हैं फ्रेंच रिवॉल्यूशन, जो कि क्लास 9 का चैप्टर 1 हिस्ट्री के मैंने इसमें नोट्स बनाए हुए हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं और एक समरी की तरह आप इस लेक्चर को ले सकते हो। और डेफिनेटली इसकी एक एक लाइन मैंने एनसीईआरटी से ली है, तो ये आपके लिए हेल्पफुल होगी। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो ये चैप्टर है, ये चैप्टर का जो टाइटल है, ये हमारी वर्ल्ड हिस्ट्री का टाइटल है, फ्रेंच रिवॉल्यूशन। फ्रांस एक देश है और वहाँ पे रिवॉल्यूशन हुआ था 1789 में। तो उसी के बारे में यहाँ पे बता रखा था कि किस प्रकार से वहाँ पे क्या रीज़न थे उसके पीछे, क्या वहाँ के बैकग्राउंड था, वहाँ पे कौन कौन से लीडर थे, कौन कौन से वहाँ पे सोशल रिफॉर्मर थे। तो उनकी वजह से वहाँ पे क्या हुआ था, फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ था। और जो वहाँ पे मोनार्की थी, जो वहाँ पे राजतंत्र था, उसका खात्मा होकर वहाँ पे क्या था, वहाँ पे डेमोक्रेसी की शुरुआत हुई थी। और फ्रेंच रिवॉल्यूशन ने ही पूरे वर्ल्ड को इक्वलिटी, फर्टर्निटी एंड इक्वालिटी, फर्टर्निटी एंड डेमोक्रेसी का सिद्धांत दिया था, समता, स्वतंत्रता एवं समानता का सिद्धांत। तो आइए शुरुआत करते हैं। 14 जुलाई 1789 को अटैक हुआ था बास्टिल के प्रिजन पर। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट डेट है 14 जुलाई 1789। जो बास्टिल का किला है, जेल है, उस पर अटैक कर दिया था। ठीक है, जो क्रांतिकारी थे। द स्ट्रगल टू सर्वाइव सब्सटेंस क्राइसिस एन एक्सट्रीम सिचुएशन वेयर द बेसिक मीन ऑफ लाइवलीहुड आर इंडेंजर्ड। ठीक है, तो मेन जो ये वहाँ पे जो क्राइसिस था, ये क्राइसिस होता है संकट, उसके पीछे एक आंदोलन था कि वहाँ पे जो लाइवलीहुड, जो उनकी बेसिक नीड पूरी नहीं हो पा रही थी लोगों की। ठीक है, जो आजीविका है वो उनकी खतरे में थी। ठीक है, उन लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा था, जो खाने पीने की चीज़ें थी वो बहुत महंगी थी। 1785 में देखिए 23 मिलियन वहाँ की जनसंख्या थी, लेकिन 1789 में वहाँ की जो जनसंख्या है वो 28 मिलियन हो गई। 28 मिलियन मीन्स होता है 2 करोड़ 80 लाख। ठीक है, 1 मिलियन इक्वल टू 10, 1 बिलियन इक्वल टू 10 मिलियन होता है। ठीक है, 1 मिलियन इक्वल टू 10 लाख। तो आइए देखते हैं। रैपिड इंक्रीज इन डिमांड फॉर फूड ग्रेन्स। ठीक है, वहाँ पे बहुत ही तेज़ गति से किसकी डिमांड हुई, अनाज की। लेकिन प्रोडक्शन जो था निगेटिव सप्लाई में था, प्रोडक्शन उतना हो नहीं पाया। डिक्लाइनिंग इन प्रोडक्शन टू ड्राउट और हेल। ठीक है, और ये प्रोडक्शन में कमी की वजह से वहाँ पे सूखा आया। ठीक है, और द प्राइस ऑफ ब्रेड इंक्रीज रैपिडली, फूड ग्रेन्स। ठीक है, जो ब्रेड की कीमतें थी वहाँ पे बहुत ही तीव्र गति से बढ़ी 1780 के बाद। और फूड ग्रेन भी की भी जो जो अनाज था उसकी भी पूर्ति नहीं हो पाई। वेतन में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई। जो लोगों का वेतन था, जितने भी वर्किंग क्लास था, उसमें कोई क्या, उनकी जो सैलरी थी उसमें कोई बढ़ोतरी, इंक्रीमेंट नहीं हो पा रहा था, जिस प्रकार से प्राइस बढ़ रहे थे चीज़ों के। गैप बिटवीन द पुअर एंड रिच वाइंडेड। ठीक है, बहुत ही एक बड़ा गैप था अमीर लोगों के और गरीब लोगों के बीच में। ए ग्रोविंग मिडिल क्लास एनविसीज एंड टू प्रिविलेजेस। ठीक है, जो ग्रोविंग मिडिल क्लास था उसके खिलाफ थे, उनको जो छूटें मिल रही थी वो उसके खिलाफ थे। 3 स्टेट थे यहाँ पे, आप देखते हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है, इसमें जो हमें समझना है, एक तो हमने इसका एक पीछे का समझ लिया कि कौन कौन से कारण थे। अब देखते हैं वहाँ पे 3 स्टेट में वहाँ की सोसाइटी बटी हुई थी। जो वहाँ का सोसाइटी थी, समाज था। ठीक है, जो वहाँ की सोसाइटी थी वो 3 स्टेट में बटी हुई थी। और पहले स्टेट को कहते थे, फर्स्ट स्टेट को क्लर्जी, जिसके मेंबर कौन थे, जो चर्च के जितने भी लोग थे। ठीक है, चर्च के पादरी, जो फादर थे। फिर दूसरे में थे नोबिलिटी। नोबिलिटी में था किंग, जो राजा था, एंड उसके रिलेटिव। ठीक है, तो किंग और उसके रिलेटिव थे, ये सारे के सारे किस में थे, आपके नोबिलिटी में थे। ठीक है, और थर्ड जो स्टेट था उसमें थे कॉमन पीपल, लेबर, आर्टिशन, टीचर एंड प्रोफेसर। तो जो फ्रेंच रिवोल्यूशन करा था ना फ्रेंड, वो इस थर्ड स्टेट ने करा था, जिसमें कॉमन पीपल थे, लेबर थे, आर्टिशन थे। किसके खिलाफ करा था, ये क्लर्जी की और नोबल्टी के खिलाफ करा था। ठीक है, क्योंकि इन लोगों को छूट थी, प्रिविलेज थी बहुत सारी चीज़ों में। ठीक है, इन लोगों को टैक्स नहीं देना पड़ता था, और इनकी संख्या बहुत कम थी और ये संख्या में बहुत ज़्यादा थे। और ये लोग बहुत ज़्यादा अमीर थे और सारे रिसोर्स इन्हीं के पास थे। ठीक है, मर्चेंट, ट्रेडर, लॉयर्स, मैन्युफैक्चर। ठीक है, बिकेम प्रॉस्पिरियस। ठीक है, धीरे धीरे करके हम देखते हैं दे इन्वेस्ट मनी इन एजुकेशन। हम देखते हैं कि जो मर्चेंट थे, धीरे धीरे करके जो बड़े बड़े व्यापारी थे, वो थोड़े थोड़े करके प्रॉस्पिरियस होने लगे, समृद्ध होने लगे, और उन्होंने इन्वेस्ट करा पैसे को किस में, एजुकेशन में। ठीक है, उसके बाद देखते हैं बिलीव्ड दैट नो ग्रुप इन सोसाइटी शुड बी प्रिविलेज बाई बर्थ। और इनमें एक ऐसा विश्वास जगा
कि जन्म से किसी को भी क्या कि छूटें नहीं मिलनी चाहिए या विशेष अधिकार प्राप्त नहीं होने चाहिए। जैसे डेमोक्रेसी में क्या किसी को विशेष अधिकार प्राप्त है? नहीं फ्रेंड्स। ए प्रिजन सोशल पोजिशंस मस्ट डिपेंड ऑन हिज मेरिट। और ए पर्सन, जितने भी लोग हैं उनका जो सोशल पोजीशन है वो किस चीज़ पे डिपेंड होनी चाहिए? उनकी मेरिट पे, कि वो लोग कितनी नॉलेज है उन पे, उन लोगों ने क्या एग्ज़ाम पास करे हुए हैं, क्या वो लोग इस चीज़ के लायक हैं। ठीक है, तो मेरिट पे बेस होना चाहिए ये। ठीक है, ना कि किसी के प्रिविलेज पर। सोसाइटी बेस्ड ऑन फ्रीडम एंड इक्वल लॉज एंड अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल। और सोसाइटी किस चीज़ पे बेस होनी चाहिए? फ्रीडम पर, और सभी के लिए इक्वल लॉज होनी चाहिए और बराबर की अपॉर्चुनिटी मिले सबको। ठीक है, इंस्पायर्ड बाय द फिलोसफर। ये फिलोसफर कौन होते हैं? जो दार्शनिक होते हैं, जो किसी समाज का कल्याण करने के लिए एक नई दिशा देते हैं या विचार देते हैं। जैसे कौन से थे? जीन जैक रूसो थे। इसके अलावा कौन से थे आपके? मॉन्टेस्क्यू था। ठीक है, और आपके और कौन से थे? रूसो, मॉन्टेस्क्यू, और आपके कौन से थे? आगे हम देखेंगे कार्ल मार्क्स भी थे। तो आइए देखते हैं। इसके बाद फिलोसफर की बात करते हैं। जॉन लॉक एक फिलोसफर था। टू ट्रीटी ऑफ गवर्नमेंट इसकी बुक का नाम था, और उसने इस बुक में लिखा था साउथ टू रिफ्यूट द डॉक्ट्राइन ऑफ द डिवाइन एंड एब्सोल्यूट राइट ऑफ द मोनार्क। ठीक है, ये किस चीज़ के खिलाफ था? जो राजत्व का सिद्धांत होता है, ठीक है, जो राजा का तंत्र होता है, राजत्व का सिद्धांत होता है, उस चीज़ के खिलाफ था ये। जीन जैक रूसो ने क्या कहा था कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट, इसकी एक बुक थी बहुत फेमस, इसका नाम याद रखना है आपको, और इस बुक का भी नाम याद रखना है। जीन जैक रूसो की बुक है सोशल कॉन्ट्रैक्ट, सामाजिक संविदा। फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट बेस्ड ऑन सोशल कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पीपल एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव, इक्वल वोटिंग डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। ठीक है, इस बुक में इसने बताया कि जो गवर्नमेंट होनी चाहिए वो किसी पे बेस होनी चाहिए? वो लोगों के रिप्रेजेंटेटिव पे बेस होनी चाहिए, अर्थात डेमोक्रेसी पे, और इक्वल वोटिंग होनी चाहिए। अब मॉन्टेस्क्यू थे, द स्पिरिट ऑफ लॉ इनकी बुक थी। और डिवीज़न ऑफ द पावर, ये कहते हैं कि जो सत्ता का बंटवारा है, ये जो ताकत का बंटवारा है सत्ता में, वो गवर्नमेंट के बीच लेजिस्लेटिव, जिसको विधायिका कहते हैं, एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका, एंड जुडिशरी जिसको हम न्यायपालिका कहते हैं, जो कि हमें वर्तमान में, जो कि हमें अभी कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में देखने को मिलता है डेमोक्रेसी में। इस तरह पावर का डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। ठीक है, नाउ अ मिडिल क्लास इमर्ज, एक मिडिल क्लास का इमर्ज होने लग गया धीरे धीरे करके फ्रांस में। और लुई 16 प्लान टू इम्पोज टैक्स। लुई 16 वहाँ पे उस टाइम पे राजा था, इसका नाम याद रखोगे आप, लुई 16। ठीक है, 16 नंबर का था ये, और लुइस इसका नाम था। तो इसने क्या करा? इम्पोज टैक्स, नए नए टैक्स बढ़ाने के लिए शुरू करा। ठीक है, अब देखते हैं कि रिवॉल्यूशन का आउटब्रेक, किस प्रकार से जो रिवॉल्यूशन था उसका विस्फोट हुआ। तो देखते हैं, इन फ्रांस इन द ओल्ड रिजीम द मोनार्क डिड नॉट हैव द पावर टू इम्पोज टैक्सेस अकॉर्डिंग टू हिज विल अलोन। ठीक है, फ्रांस में इसमें बताया गया कि राजा अकेला जो है, अगर उसको टैक्स बढ़ाने तो अकेला नहीं बढ़ा सकता था, और बहुत बड़े टाइम से वहाँ पे टैक्स नहीं बढ़ाए थे। तो देखते हैं क्या इसके लिए क्या होता था। फॉर इंक्रीजिंग टैक्स ही हैड टू कॉल टू मीटिंग ऑफ अ स्टेट जनरल। तो वहाँ पे एक स्टेट जनरल होती थी, जैसा हम वर्तमान में देखते हैं कि हमारी विधानसभा होती है, तो वहाँ पे एक स्टेट जनरल होती थी, और उसको उसने बुलाया। वुड जनरल वुड देन पास हिज प्रपोजल फॉर द न्यू टैक्सेस। ठीक है, और उसने वहाँ पे प्रपोज किया कि उसके जो नए टैक्स है उसको बढ़ाना है। और स्टेट जनरल की जो लास्ट मीटिंग है फ्रेंड्स, वो 1614 में एडी में। ठीक है, अर्थात 172-73 साल पहले हुई थी। और उसके बाद अब कब की बात हो रही है? 1789 की बात हो रही है ना। तो इतने सालों बाद अब दोबारा इसकी मीटिंग बुलाई गई है, क्या? टैक्स बढ़ाने के लिए। ठीक है, तो देखते हैं। अब लुई 16 जो था, 5 मई 1789 को इसने क्या प्रपोजल पास करा कि इन टैक्स को इंक्रीज करा जाए। ठीक है, और ये मीटिंग कहाँ पे हुई थी? वर्सलाइज की। ठीक है, वर्सलाइज की मीटिंग हॉल इन द प्लेस ऑफ वर्सलीज। ठीक है, वहाँ पे इस मीटिंग को निर्धारित किया गया। और इसमें फर्स्ट स्टेट से 300 लोग थे। फर्स्ट स्टेट अर्थात इसमें कौन था? क्लैरजी अर्थात जो चर्च के लोग होते हैं। सेकंड स्टेट में नोबल और किंग। ठीक है, किंग और उसके रिलेटिव, ये भी 300 मेंबर है, ये भी 300 मेंबर है। और थर्ड स्टेट में देखो फ्रेंड्स, जो कॉमन पीपल है, इसमें 600 मेंबर थे, और इसमें एजुकेटेड पीपल थे। और ये एजुकेटेड पीपल जो 600 मेंबर थे, ये 40,000 लोगों के लेटर लेके आए थे कॉमन पीपल के, उन लोगों की क्या क्या डिमांड थी। ठीक है, ब्राउड बाई 600 पीपल। ठीक है, ये कितने थे टोटल? 600 पीपल, और इतने सारे लोगों को रिप्रेजेंट कर रहे थे। 40,000 लेटर लेके भी आए थे अपने साथ में। ठीक है,
अब जो डिमांड थी ईच वोट ईच वैल्यू, इन्होंने कहा कि एक वोट की एक वैल्यू होनी चाहिए, ठीक है। थर्ड स्टेट ने मीटिंग डिसमिस कर दी। इन्होंने कहा कि जो भी बातें चल रही है तुम्हारे बीच में वो बातें नहीं रखेंगी। अब नए सिरे से हम नए प्रपोजल लाएंगे और हमें जो है जो तुम लोग जैसे तुम्हें प्रिविलेज मिली हुई है उसको अब ख़त्म करना है हमको, ठीक है। इन्होंने डिमांड रखी और इन्होंने कहा ईच वोट ईच वैल्यू। फिर उसके बाद इन्होंने डिसमिस कर दी मीटिंग को। अब 20 जून 1789 को, ठीक है, मई के बाद अब आगे ध्यान रखना है जून में क्या हुआ था। दे गैदर्ड ऑन द टेनिस कोर्ट ग्राउंड ऑन वर्सलीज, और वो कहाँ पे गैदर्ड हुए, इकट्ठा हुए वो टेनिस कोर्ट पर वर्सलीज के। दे डिक्लेयर दैमसेल्व एज अ नेशनल असेंबली। अभी नेशनल असेंबली जैसे भारत की संसद है उसी प्रकार से वहाँ पे नेशनल असेंबली है फ्रांस में, और उन्होंने खुद को नेशनल असेंबली घोषित कर दिया फ्रेंड्स। थर्ड स्टेट ने, किसने, थर्ड स्टेट ने, जो कॉमन पीपल थे, तो ये ताकतवर हो चुके थे थोड़े थोड़े, और ये क्योंकि ये सब फिलोसफर को पढ़ रहे थे, जीन जैक रूसो को पढ़ रहे थे, ये मॉन्टेस्क्यू को पढ़ रहे थे, जॉन लॉक को पढ़ रहे थे। तो इसकी वजह से इन लोगों में एक इनमें अवेयरनेस आ चुकी थी, ठीक है, पॉलिटी की अवेयरनेस आ चुकी थी, अपने अधिकारों को, राइट्स की। तो उसके बाद थर्ड स्टेट वॉज लीड बाय द मिराइब्यू, ठीक है, इसका नाम याद रखना है, मिराइब्यू एंड एबेसियस। ये दो व्यक्ति थे जो कि लीड कर रहे थे थर्ड स्टेट को, मिराइब्यू एंड एबेसियस। मिराइब्यू कौन था, इसके बारे में देखते हैं। ही वॉज बॉर्न इन अ नोबल फैमिली, इसका जन्म तो नोबल फैमिली में हुआ था, बट वॉज कन्विंस्ड ऑफ द नीड ऑफ डू नॉट अवे विद द सोसाइटी ऑफ फ्यूडल प्रिविलेज। लेकिन ये किस चीज़ को चाहता नहीं था, ये जो फ्यूडल सोसाइटी थी ना, जो सामंती सोसाइटी थी, उस चीज़ के खिलाफ था, जिन लोगों को अधिकार मिले हुए थे, जिन लोगों को छूट मिली हुई थी फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट के लोगों को। ही ब्राउट आउट ऑफ अ जनरल एंड डिलीवर्ड पावरफुल स्पीच टू द क्राउड्स असेंबल्ड एट वर्सलीज, ठीक है। इसने एक जोरदार भाषण दिया, कहाँ पे, वर्सलीज में, लोगों के सामने, ठीक है। किसने, मिराइब्यू ने। तो ध्यान रखना आपको। एबेसियस ओरिजिनली अ प्रीस्ट, ये क्या था, एक धर्म गुरु था, प्रीस्ट होते हैं जो। ही रोट ए थर्ड स्टेट, इसने एक पैम्पलेट लिखा जिसका नाम था थर्ड स्टेट। तो एक क्वेश्चन भी आता है कि पैम्पलेट किसने लिखा थर्ड स्टेट, तो एबेसियस ने लिखा था। तो इन दोनों ने लीड करा था थर्ड स्टेट को, ये ध्यान रखना है, एबेसियस और मिराइब्यू ने। अब देखते हैं आगे की तरफ, इससे आगे की चीज़ों को। कनेक्ट द इवेंट, ठीक है। वाइल द नेशनल असेंबली वॉज बिजी एट वर्सलीज ड्राफ्टिंग अ कॉन्स्टिट्यूशन, द रेस्ट ऑफ द फ्रांस सैथिड विद द टर्मोइल। तो जब ये लोग नेशनल असेंबली को बना रहे थे, जब नेशनल असेंबली बनाने में ये लोग बिजी थे, उसी टाइम फ्रांस में हम देखते हैं वहाँ पे एक आंदोलन भड़क रहा था, कहाँ पे, पूरे फ्रांस में। सब्सटेंस क्राइसिस देखते हैं वहाँ पे, जो उस टाइम पे जिस तरह के ज्वलंत जो मुद्दे थे उस टाइम पे उठ रहे थे, या संकट था वहाँ पे जो उनका जो धन था राजा का, ये जो राजकोष होता है, जो ट्रेजरी है, वो ख़त्म हो रही थी, ठीक है। जो प्राइस थे वो लगातार बढ़ रहे थे, ठीक है। लगातार घटनाक्रम इस प्रकार का था कि संकट बना हुआ था पूरे फ्रांस में, ठीक है। सिटीजन वर्सेस किंग, और अब लोगों में गुस्सा बहुत ज़्यादा भड़क चुका था जुलाई आते आते, ठीक है। 14 जुलाई दे अटैक्ड ऑन द बास्टिल प्रिजन, और इन लोगों ने बास्टिल के प्रिजन को, जो वहाँ का बहुत बड़ी जेल थी, वहाँ उस पर अटैक करा और उसमें जो लोग थे उनको बाहर निकाला, ठीक है। जमींदारों को, जो जमींदार थे वहाँ पे, लॉर्ड थे। जमींदार कौन होते हैं फ्रेंड्स, जमींदार वो होते हैं जो बड़े बड़े, जिनके पास बहुत बड़ी बड़ी क्या होती है, ज़मीनें होती है, ठीक है। और वो लोग, उन लोगों को किसकी, राजा की तरफ से अधिकार मिले होते हैं, ठीक है। वो रेवेन्यू को कलेक्ट करते हैं, ठीक है, टैक्स को कलेक्ट करते हैं, और ये लोग किसानों को किसानों को बहुत कम वेजेस पे अपने पास रखते हैं, ठीक है। तो इनसे लोग, जो वहाँ के फ्रांस के जो लोग थे, जो वहाँ के फार्मर थे, लेबर थे, वो लोग इनको नापसंद करते थे। तो जैसे ही वहाँ पे सब्सटेंस क्राइसिस हुआ जुलाई में, तो जमींदारों को बहुत ज़्यादा खतरा लगा कि मैनर्स क्या होता है, मैनर्स को भूमि कहते हैं, जो जिसमें खेती की जाती थी। तो किसानों ने जमींदारों के घर लूटे, व उनके डॉक्यूमेंट जला दिए, ठीक है, जो डॉक्यूमेंट थे उन पे, ठीक है। बहुत सारे नोबेल फ्रांस छोड़कर भागे, ठीक है। नोबिलिटी अर्थात जो सेकंड स्टेट के लोग थे, जो अमीर लोग थे। लुई 16 ने संविधान सभा को अपना लिया, इसने कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली को अपना लिया, और 4 अगस्त 1789 को, ठीक है, फ्यूडल सिस्टम वाज अबॉलिश्ड बाय द नेशनल असेंबली, ठीक है। जो फ्यूडल सिस्टम था उसको क्या कर दिया गया, 4 अगस्त 1789 को ख़त्म कर दिया गया। क्या कर दिया गया, ख़त्म कर दिया गया। फ्यूडल सिस्टम, सामंती व्यवस्था, ठीक है। अबॉलिश का मतलब होता है, अबॉलिश का मतलब त्याग देना, ख़त्म कर देना। तो ध्यान रखनी, ये डेट बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट है।
तो अब इससे आगे का जो घटनाक्रम है ना वो हम नई वीडियो में करेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। आप लोग इस वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड करके भी देख सकते हो, और डेफिनेटली आप इसको रिवाइज करोगे ना तो आपको ये बहुत ही अच्छी चीज़ से पूरी चैप्टर पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैंने इसमें बहुत टाइम देकर ये नोट्स बनाए हुए हैं। और ये सारे के सारे चैप्टर अभी मैं डालूंगा एक एक करके, 9 क्लास के और 10 क्लास के। तो फिर मिलेंगे नए वीडियो में। इसका अगला जो पार्ट होगा, हो सकता है इसके 4 पार्ट होए, क्योंकि चैप्टर बहुत बड़ा है। तो तब तक के लिए बाय बाय। इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर करें। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।